ये इनका कहना है। अगर मतलब अगर इसका असली मकसद ये है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, आदिवासी समाज के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जैसे सलकान मुर्मू यूसीसी को समर्थन, पहले तो बोला कि ना ही हम विरोध करेंगे ना ही समर्थन करेंगे। जब कलकत्ता में अपना सरना कोड का पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग चाईबासा लोकेशन में हैं और चाईबासा में लोग बात करते हैं आदिवासी वो समाज महासभा का पूर्व महासचिव मुकेश बिरुआ जी से और परिसंघ ये के महासचिव श्री बीर सिंह बिरुली जी से। और ये हम लोग बात करेंगे आज यूसीसी को लेकर के। यूसीसी देश में एक नया कानून आ रहा और ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा कानून है। और आज हम आदिवासी समाज से दोनों है, आदिवासी का हमेशा नेतृत्व करते हैं, आदिवासी का हमेशा बात रखते हैं। दादा, सबसे पहले तो यूसीसी केंद्र सरकार लेके आ रही है और बोल रहे कि यहाँ अभी यूसीसी लाने से सबको बराबरी का हक मिलेगा, बराबरी का अधिकार होगा। आप यूसीसी को किस नज़र से देखते हैं? हम लोग की नज़र में तो ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा ज़्यादा लगता है। कारण ये है कि जैसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लोग बोल रहा है, लेकिन जो राजनीतिक स्तर से प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा रहा है एक देश एक विधान, इसका मतलब ये कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है। कॉमन सिविल कोड अलग है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग है। तो कॉमन सिविल कोड हम लोग के लिए खतरनाक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हर समुदाय के लोगों से चर्चा करना पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल है नहीं, लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉमन सिविल कोड तो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि पूरा देश में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। आर्टिकल 25 से 29 है, आर्टिकल 371 है, आर्टिकल 244 1 और 2 है। तो इतना के रहते हुए इतना बड़ा संशोधन संभव ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, तो हर कम्युनिटी के लिए वो कह सकता है कि आप अपना अपना इससे संबंधित कानून बना सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है समाज पे। क्योंकि जब हिंदू कोड बिल का बात जब आज़ादी के पहले हो रहा था तो 1941 में राव कमेटी बना था हिंदू कोड बिल के लिए। जब वो हिंदू कोड बिल के लिए जब बनना शुरू हुआ तो विश्व हिंदू परिषद के लोग ही उसका विरोध किए थे। तो ये तो स्थिति है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 47 भी है, वो कहता है कि भाई शराब का बिक्री को रोकना है। और राज्य सरकार तो शराबें बेच रही है। बिल्कुल, शराब तो हर जगह उसका अपना स्टॉल बना। हाँ, तो उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 भी है, जिसमें गौ हत्या रोकना है। आज आप देखेंगे तो बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को भरमाने के लिए, वर्गलाने के लिए या राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण करने के लिए। तो यूसीसी मतलब आप क्या अभी नजरिया अभी लागू होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, चाहे ये पूरे देश में लाने का बात कर रहा, तो ये क्या यूसीसी हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा या क्या होगा, लाभ होगा? यूसीसी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। पहली बात तो संविधान का प्रावधान, जैसे अभी हमने बोला आर्टिकल 244(1), आर्टिकल 244(2), आर्टिकल 25, 26 से 29, आर्टिकल 13, आर्टिकल 371, इतना को संशोधित किए बिना तो संभव ही नहीं है। यानी कि संभव नहीं है आदिवासी इलाकों में। इसीलिए 371 का प्रोविजन के तहत ही इन्होंने, जो उन लोग का कमीशन है, इससे संबंधित जो समिति है, उसने भी ये मंतव्य दिया कि आदिवासी इलाकों को यूसीसी से बाहर रखा जाए। क्योंकि एक साथ इतना बड़ा संविधान में इतने आर्टिकल में संशोधन संभव नहीं है। अब रहा इसका हानि, या देखिए यूसीसी का सीधा मतलब है कि आदिवासियों को हिंदू कोड बिल के अंदर लाया जाए। हमारा जो कस्टम है, जैसे हम लोग शादी करते हैं या जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, हम लोग सब सुई के घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग अनुष्ठान करते हैं, और हिंदू में सब सुई के दिशा में। तो हम प्रकृति के अनुसार सब काम करते हैं। तो ये अगर बिल लागू हो जाएगा तो प्रकृति के विपरीत हमको पालन करना होगा, ये हमको फोर्स दिया जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो एकदम संस्कृति के हिसाब से तो एकदम आदिवासी संस्कार संस्कृति को पूरा समाप्त किया जा सकेगा इस कोड बिल के आने से। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और जिस जगह से देखा जा रहा है, अभी हमारे बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग हैं, उतना उभरे नहीं है और बाकी बोल रहे हैं कि अब बराबरी करेंगे।
तो क्या सीएनटी आने से आपका मतलब यूसीसी आने से आपका सीएनटी एसपीटी हो चाहे 5 अनुसूची हो, ये सब मतलब खत्म होने का खतरा है कि ये सब रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, संस्कृति के हिसाब से ही हम लोग को आदिवासी माना गया है आर्टिकल 342 के तहत। अगर हमने अपना वो गुण छोड़ दिया तो हम ऑब्वियसली गैर आदिवासी हो जाएंगे, या तो ये जो हिंदू कोड बिल में आ गए उसी का मतलब है कि हम आदिवासियों को मिलने वाले सारे अधिकार से हम वंचित हो जाएंगे। जब उससे वंचित हो जाएंगे तो जल जंगल जमीन का जो हमारा मालिकाना अधिकार वो भी जाता रहेगा। तो ये तो पूरे लंबे टर्म के लिए हमको समूल मतलब एक जातीय जनसंहार की स्थिति हो जाएगी अगर यूसीसी आदिवासियों पर लागू होगा। तो वीर सिंह जी से हम लोग संवाद करेंगे थोड़ा सा, फिर आपके पास आएंगे। वीर सिंह जी, अभी बात ये चल रहा है कि आदिवासी समाज में मतलब जो भी है महिलाओं को क्या सम्मान है ये बताइएगा, और सरकार बोल रहे हैं कि अगर यूसीसी लाते हैं तो महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं का यानी कि कहीं भी शादी करने का अधिकार उन लोगों को रहेगा, चाहे संपत्ति रखने का अधिकार होगा। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो जो यूसीसी जो है अभी तक ड्राफ्ट इसका आया नहीं है। इस ड्राफ्ट में क्या होगा, किन चीज़ों को बाहर रखा जाएगा, किन चीज़ों को अंदर लाया जाएगा, इस पे अभी तक क्लियर नहीं है। सिर्फ यूसीसी पे एक पूरे देश भर में जो है ना केंद्र सरकार के द्वारा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों को फ़ायदा होगा या जनजातियों को फ़ायदा होगा। ऐसा अभी तक तो हम लोग को कुछ दिखा नहीं है। यूसीसी पे जो है सबसे पहली चीज़ है कि लाभ और नुकसान का अभी जो कहना शायद जल्दीबाजी होगा, लेकिन हमें अपने आदिवासियों को बचाने के लिए, अपनी बाकी जो जनजातियाँ उसको बचाने के लिए जो है उसके दुष्परिणाम को भी लाना होगा। जहाँ तक बात है कि महिलाओं को जो है कि एक कानून के तहत लाया जाएगा, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर हम लोग जाते हैं या हिंदू एक्ट से अगर हम लोग गाइडेड होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हमारे रूढ़िजन व्यवस्था में या हमारे पारंपरिक व्यवस्था में महिलाओं को क्या है कि एक अलग से हम लोग अधिकार दिए हुए, जब तक वो वैवाहिक नहीं होती है तब तक उनको अपने पैतृक संपत्ति में पूरे का हक दे। जितना लड़कों का होता है उतना महिलाओं का भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत से गाइडेड होते हैं तो हमें जो है ना अपने पुरुष के बराबर जो है शादी के बावजूद भी जो है उसको अपना हिस्सा देना होगा, जो कि हमारे लिए कहीं से भी जो है ना लाभ और फायदे की बात नहीं है। मतलब आप लोगों का समाज में यानी कि आदिवासी समाज में अभी महिलाओं को कोई नीच ऊंच का भाव ये संबंध नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हम लोग जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं या एरिया हैं उसमें हम लोग यही देखते हैं कि जब हमारे समुदाय में जब एक लड़कियाँ जब पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं, तो सबसे ज़्यादा जश्न उस माहौल में मनाया जाता है। लेकिन जब लड़के होते हैं तो शायद उतना खुशी हमारे परिवार में या हमारे समुदाय में नहीं है, क्योंकि उसी लिए ही एक लड़की जब जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका मान सम्मान लड़कों से आज भी ज़्यादा है। उसीलिए हमारा कोल्हान से लेके बाकी जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है ना लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है लड़कों से ज़्यादा। अगर लड़के 1000 हैं तो उसमें 1200 समथिंग जो है हमारे लड़कियों का रेशियो है। तो जो अनुपात है वो कहीं भी हमारे रेशियो में जो है घटता हुआ नहीं दिख रहा है और बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अभी मुकेश दा, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश की घटना देखे, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर में मूत्राशय कर दिया गया है और उनको यानी कि विभिन्न प्रकार से उनको प्रस्तुत भी किया गया। अभी यूसीसी क्या मतलब आने से आप लोग फिर सुरक्षित हो जाएंगे कि इनसे बदतर आप लोगों का स्थिति होगा? यूसीसी सम्मान की बात है ही नहीं। पहली बात तो यूसीसी एक्चुअली सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तत्काल तो संविधानिक प्रावधानों के तहत संभव नहीं है। हाँ, एक ये तो क्लियर है। अभी मैंने इतने सारे अनुच्छेदों का बात बोला, कस्टम के हिसाब से भी हम लोग के में ये पॉसिबल नहीं है। हम तो प्रकृति के अनुसार चलने वाले। अब रहा जो घटनाएं हो रही है, ये सब राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर भी वो किसी को भड़का दिया जा रहा है ताकि वो ध्रुवीकृत हो जाए, कोई इधर में बढ़ जाए, कोई उधर में बढ़ जाए। और बंट के वो लोग क्या करना चाहता है कि मतलब कोई भी सेक्शन बढ़ जाएगा उसको खरीद लेगा। मणिपुर में क्या हुआ, इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी एक्सट्रीमिस्ट या जो ग्रुप था वो लोग को पैसा ऑफिशियली लोग पैसा दिया 15 करोड़ 97 लाख रुपये। उसके बल पर इन्होंने बंदूक की नोक पे वहाँ चुनाव जितवा दिया। उसके बाद इन लोग पे कार्रवाई शुरू किया। तो कहने का मतलब ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ये सब स्टंट यूज हो रहा है, चाहे यूसीसी का मामला हो या मध्य प्रदेश में। तो उससे आदिवासी तो गोलबंद हो रहा है, उनके खिलाफ में गोलबंद हो रहा है। तो अभी हमारे और एक साथी जुड़ने वाले हैं जो कि विनोद सौया जी। अब थोड़ा सा आगे आइए। विनोद सौया जी, अभी देखा जाए तो आप जमीन को लेकर आप बात कर रहे हैं,
है ना, जमीन में हमारे ये मतलब पूरे झारखंड में रांची से लेके जमशेदपुर से लेके चाईबासा तक पूरा आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है ना। तो जहाँ तक बात है कि क्या यूसीसी आने से आपका सीएनटी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आप जमीन को बचा पाएंगे? देखिए, यूसीसी की कल्पना जो है भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडा के तहत कर रही है, जिसको आदिवासी समाज कतई नहीं मानेगा। क्योंकि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के मामले में देखा, जहां धारा 370 ख़त्म करके उन्होंने 35A भी ख़त्म किया, जिसके तहत 35A में बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना मनाही था। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो कहीं न कहीं सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसको भी तोड़ मरोड़ कर लोग पेश करेंगे। और कहीं न कहीं भाजपा या मनुवादी लोगों का जो नज़र है वो हमारी जल जंगल ज़मीन पर है, जो हम कतई यूसीसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब यूसीसी से जमीन में जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए मुख्तार जी, और एक सवाल है आपसे, ताकि जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को अधिकार देने का बात करते हैं, क्या महिला अगर सीएनटी मान लिया, वो बोल रहे कि सीएनटी रहेगा, एक हल्का फुल्का कल परसों का पेपर में आए होंगे, आप लोग देखे होंगे, उसमें बोला गया कि सीएनटी पे ना ही उससे छेड़छाड़ किया जाएगा, यानी कि जो है उस पर रहेगा। लेकिन बातें ही है कि महिलाओं को सम्मान अधिकार दिया जाए, यानी कि महिला कहीं भी रह सकती है। क्या महिला को अगर अधिकार दिया जाता है जमीन पर, तो महिला क्या किसी गैर आदिवासी से उनको प्यार हो जाता है, शादी हो जाता है, तो क्या यूसीसी यानी कि सीएनटी आपका टिकेगा? जितना सम्मान आदिवासी समाज में आदिवासियों के लिए है उतना तो वो लोग में नहीं है। अगर आंकड़ों को भी अगर हम बात करेंगे तो आदिवासी में तो क्या है ना कि जब तक जिंदा है उसको अपना जीविका का एक हिस्सा हमेशा मिलेगा। लेकिन हमारा जो पारंपरिक रीति विधि है उसमें हम लोग बोलते हैं चनला दिसुम मरांगबोंगा और दुपुप दिसुम मरांगबोंगा। इसका मतलब जो हम लोग जो खूंट कटी जमीन बोलते हैं, यानी कि जो पुरुष के यहाँ हमारा खूंट की तरह ये की तरह खूंट की तरह है पुरुष के ये में। तो अब हमको ये समझना है कि लड़की लोग जब तक जीवित है उनको पूरा हक मिलेगा। अब मान लिया अगर यूसीसी लागू करके गैर आदिवासी से शादी करेगा तो ये जमीन वहाँ भी जा सकता है, जैसे अभी भी कई सारे मामलों में हम लोग को देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो हमको ये भी समझना है कि ऐसे देखिए, हम हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू कोड बिल में नहीं आते हैं तो हमारे पास आज बहुत सारा अधिकार है। सीएनटी एक्ट है, विल्किंसन है, एट्रोसिटी एक्ट है, सब कुछ है। अगर उसमें आ गए तो फिर हमारा कोड बिल, हिंदू कोड बिल या उस टाइप का कोड बिल लागू हो जाएगा, तो फिर ये सब प्रावधानों को समाप्त करना होगा। बिना इसको समाप्त किए ये कोड लागू हो ही नहीं सकता। जहाँ तक अधिकार हम लोग दे रहे हैं वो अगर अब डाटा वाइज अगर बात कीजिएगा, हिंदुओं में जो तलाक का स्थिति है, सबसे ज़्यादा तलाक के बाद जो कंप्लेन होता है 4% करीब तो हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में 2%। हमारा तो यहाँ पे परसेंटेज में है ही नहीं, तो वो कंप्लेन हिंदू में ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ अब इसके चक्कर में किसी और को भी परसेंटेज देखिए ना, कितना आपका कंप्लेन आया है और किसके आधार पर ये हुआ है। तो हमारे में तो बहुत कम संथाल समुदाय से कुछ कंप्लेन हुआ है और मीणा समुदाय से कुछ कंप्लेन हुआ है। बाकी कोई समाज से कोई कंप्लेन महिलाओं की ओर से नहीं है। तो कोई केस स्टडी में कुछ जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर कोई कंप्लेन नहीं तो सीधा मतलब है यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है, सब खुश है। आपत्ति पहुँचेगा तब वो मामला किया जाएगा। तो अभी आप लोग यूसीसी को लेकर किस प्रकार यहाँ यानी कि कोलान स्तर में विरोध करेंगे, किस प्रकार से आप लोगों को रणनीति आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर थोड़ा चर्चा किया जाए ताकि समाज सुने और समाज भी तैयार रहे। आप लोग बुद्धिजीवी हैं तो आप लोगों का बात पे चलेगा, उस हिसाब से आप लोगों को स्टेटस अपना तैयार करके रखना होगा ताकि आने वाला दिन में आप लोगों के साथ हो, चाहे आप लोगों का ये आप लोग भी सफल हो। नहीं, ऐसा है जैसे इसमें 4 मूल बिंदु है जो कि यूसीसी के तहत चर्चा में है। एक तो शादी का, दूसरा तलाक का, तीसरा गोद लेने का और चौथा है उत्तराधिकारी का। ठीक है, तो अब मान लिया हमारा कोड बिल सपोज लागू होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शादी भी बिना ब्राह्मण के होगा नहीं। जिस तरह हमारा इतना आसानी से होता है, फिर हम बिना ब्राह्मण के हमारा वैलिड नहीं होगा, तो ये तो बहुत खतरा हो जाएगा। अच्छा, हम अपने प्राकृतिक देवी देवताओं के आश्रय हम शादी ब्याह जो भी ये करते हैं, अब हमको भी दूसरा देवता या जो उन लोग का है वो तो हमको नहीं जानता है, तो ये तो पूरा संस्कृताइजेशन हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। जो देश है यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, तो फिर ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। एक तो हमारा ये समस्या है कि हम
कोई ब्राह्मण करे तभी हमारा शादी वैलिड हो, ये हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब आप लोग ब्राह्मण से उतना स्वीकार नहीं करेंगे। और आप जो हिंदू राष्ट्र जो बोलता है, बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है लोग, क्या आप अभी हिंदू राष्ट्र जैसे आप देखते हैं, बहुत कोई आप होता है कि हिंदू लोगों से बात करते हैं, या भाजपा के बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे, बस हिंदू राष्ट्र है, कल घोषित होना बाकी है, इस प्रकार का बातें कहा जाता है। वो राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स है, उसका कुछ होना जाना नहीं है। यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए ना, तो संख्या फिर वही देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जनसंख्या निकालिए, ओबीसी, SC ST का निकालिए, देखिएगा वो लोग बहुत माइनॉरिटी में है, तो ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए। जिस दिन पब्लिक जाग गया तब तो जिसको जहाँ जहाँ जगह होता है ना, उसको दिखा दिया जाएगा। मतलब आपके हिसाब से, यानी कि आप लोगों के हिसाब से ये जो हिंदू राष्ट्र का बातें कर रहे हैं, सब अपना ही राजनीतिक प्रोपेगेंडा लगा रहे हैं, ये इनका कहना है। अगर इसका असली मकसद ये है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, देश दिवालिया होने के कगार, इस सब मुद्दों से ध्यान भटकाना, इसलिए हिंदू राष्ट्र करना है। देश तो सभी को बोला जा रहा है कि देश तो आगे बढ़ रहा है, विकास पे विकास हो रहा है, क्या आपको आंकड़ा कहाँ बता रहा है कि विकास हो रहा है? बे आप विकास की दर में आप नेगेटिव में चल जा रहे हैं। सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेच दी जा रही है, तो आप रोजगार सबसे न्यूनतम स्थिति में है, पिछला 75 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पे चला गया है। तो इन सब मुद्दों पर बहस को भटकाने के लिए ये सब एजेंडा लाया जा रहा है, उसी में से एक यूसीसी भी है। तो ये यूसीसी को लेकर के मुकेश विरोधी का कहना है, इनका बातों को आप लोग शेयर जरूर करें, कि ये कोलान के बुद्धिजीवी में से एक हैं। और आगे भी हम लोग वीर सिंह जी से बात करते हैं, जो कि परिसंघ के महासचिव है। तो वीर सिंह जी, अभी यूसीसी को लेकर किस प्रकार का विरोध होगा और क्या तैयारी आप लोगों के पास? सबसे बड़ी चीज़ तो जब से यूसीसी का जो लेके भारत देश में जो है चलन शुरू हुआ है, यानी लोगों को मौत तो मौत पब्लिसिटी किया जा रहा है, इसका कोई ड्राफ्ट अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी अपने लोगों को जागरूक करना एक सामाजिक संगठन का जिम्मेदारी है, और अपने लोगों को जागरूक करते हुए ही जो है यूसीसी का विरोध करना है, और किसी भी तरह से इसको लागू होने से रोकना है। क्योंकि यूसीसी जो है जुडिशरी लॉ है, और आदिवासी समुदाय या हम जनजाति जो है नॉन जुडिशियल से संचालित होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में जो है असमंजस की स्थिति है। तो इसको रोकना बुद्धिजीवी और हम युवाओं का दायित्व बनता है, और इसको हम आगे चल के कड़ी से कड़ी रूप से जो है ना लोगों को जागरूक करते हुए इसका विरोध करेंगे हम लोग। तो आगे भी हम लोग एक जो है, क्या कि कोई यूसीसी को समर्थन कर रहे हैं, हमारे आदिवासी लोग समर्थन भी कर रहे हैं। दादा, कुछ हमारे आदिवासी समाज के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, जैसे सलकान मुर्मू यूसीसी को समर्थन, पहले तो बोला कि ना ही हम विरोध करेंगे ना ही समर्थन करेंगे, जब कलकत्ता में अपना सरना कोड का बातें कर रहा था। तो अब अगर मान लेते हैं जिस प्रकार से यूसीसी अगर आता है, तो क्या आपको सरना कोड यूसीसी आने के बाद भी मिलेगा? कि क्या सलकान मुर्मू बोल रहे हैं कि यूसीसी को विरोध करना मतलब आप संविधान को विरोध कर रहे हैं, क्या इस पे कहेंगे आप? पहली बात तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है। सरकार के पॉलिसी का विरोध कभी भी संविधान का विरोध नहीं होता है, पहली बात। तो हम लोग अपना समाज के हित में जो यूसीसी को नहीं बात स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए हम लोग कह रहे हैं, और पूरा आदिवासी समाज ये इसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। नेता लोग या ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपना राजनीतिक फ़ायदा के लिए बयानबाजी करते हैं, तो वो जब ज़मीन में उतरेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये उनको इसका समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये खाली हेडलाइन में या पेपर में अखबार में नाम कमाने के लिए उनका ये स्टैंड है, समाज में उनका कोई इस संबंध में कोई प्रभाव नहीं है। मतलब यानी कि किसी और यानी कि पार्टी हो, चाहे उनको ये से वहाँ से एक सहानुभूति हो के, यानी कि आदिवासी समाज के लोग उनसे ये नहीं है। जिस प्रकार से आपका कोलान में भी वो सेंगल मुंडा का गठन किया था, कितना प्रभाव हुआ? क्या सभी आपका क्षेत्र में कोलान मुंडा का या सेंगल मुंडा का गठन हो पाया है? उसको अपना बयान वापस लेना पड़ा है। तो वास्तविक स्थिति अलग होती है। वो राजनीतिक रूप से देखिए, पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स राजनीतिक पार्टियां करती है,
ये सब पोलराइज करने, ध्रुवीकरण करने का प्रयास है। अब मुंडा मुंडा करके अगर भड़क जाएगा तो चलो कुछ लोग इधर हो जाएगा, कुछ उधर, वही तोड़ने का काम करने का काम ये लोग करते हैं। कहीं अगर समाज का लोग ऐसे ध्रुवीकृत हो गया, उसका फायदा एक न एक ग्रुप करेगा, किसी और को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर भी किसी और को क्या, वो भाजपा से वो समर्थित हैं तो उसी को फायदा पहुंचाने के लिए उनको यहाँ जिम्मा दिया गया है कि भाई समाज में आप बाइफर्केट कीजिए ताकि हमको उसका एक का फायदा हमको मिल सके, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब सलकान मुर्मू जी को बोला गया है कि ये सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ये बातें हमारा श्री मुकेश बिरुआ जी ने कहा है। अभी आगे हम लोग इसी के तहत यूसीसी को लेकर हम लोग कल यहाँ पे चाईबासा में भी यूसीसी को लेकर काफी विरोध हुआ था। इसी के तहत यूसीसी को लेके आदिवासी समाज का स्टैंड यानी कि कमेंट जरूर करें, और भी आने वाले समय में और भी बातें करेंगे इनसे, जैसे जैसे ये आएगा, मतलब परिस्थिति आएगा उसको देखते हुए, जैसे जैसे यूसीसी का ड्राफ्ट आगे आएगा वैसे वैसे बातें किया जाएगा। है ना, आज के लेके सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चाईबासा का तांबो चौक से हम लोग है, तो पब्लिक एक्शन न्यूज को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करें। इन सभी आवाज को, यूसीसी की आवाज को सभी आदिवासियों के पास पहुंचना जरूरी है। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद।